नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डिजिटल एग्जाम मित्र कविता शुभेच्छा लेकर आ चुका हूं एक और एग्जाम का तड़कता फड़कता डिजिटल ज्ञान। दोस्तों, हमारे ये जो वीडियोस बनते हैं ना, उसकी एक खासियत बहुत सिंपल सी है कि जो भी बात होगी, जैसी भी बात होगी, वो होगी बिल्कुल हटके। ऐसी बात जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी, पहले कभी जानी नहीं होगी, पहले कभी देखी नहीं होगी, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली जो सीधा आपको आपके बिजनेस के लिए काम आएगी। आज मैं जो बात करने वाला हूं वो बात है कि किस तरह से आपके एक्सपोर्ट प्रोडक्ट का कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। ये कॉस्टिंग को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। बाप रे सर, मेरा प्राइसिंग पता नहीं चल रहा है, सप्लायर का प्राइसिंग पता नहीं चल रहा है, बायर का प्राइसिंग पता नहीं चल रहा है, टारगेट मार्केट में क्या कॉस्ट है वो पता नहीं चल रहा है, प्रॉफिट कैसे सेट करूं, कौन से खर्चे इन्वॉल्व करूं। माय गॉड, इतने सारे प्रॉब्लम्स। कॉस्टिंग सिंपल सी बात है, फटाफट नोट्स लेना चालू करो, क्योंकि मैं जितने भी आपको वीडियोस दे रहा हूं उसके नोट्स बनाओ। आपका एक ऐसा जबरदस्त एक नोटबुक तैयार हो जाएगा कि एक्सपोर्ट रिलेटेड सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, और इसी तरह से प्रैक्टिकली और हटके स्टाइल में सीधा आपके बिजनेस के लिए 100% एग्जाम का डिजिटल ज्ञान आपका डिजिटल एग्जाम मित्र कविता शुभेच्छा लेकर आ गया है। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। आज की बात कॉस्टिंग। क्या है ये कॉस्टिंग? कॉस्टिंग वो है जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी डिफाइन करता है। कॉस्टिंग वो है जो हमें बताता है कि भाई साहब, आपको ये धंधा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कितने रुपए में करना चाहिए और कैसा करना चाहिए। अब ऐसे केस में सबसे ज्यादा जरूरी है, पहली चीज वो है आपका प्रोडक्ट का कॉस्टिंग। तो पॉइंट नंबर 1 लिखिए या समझिए या याद रखिए, आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है, टोटल गुड्स का कॉस्टिंग कितना पड़ रहा है। मान लीजिए ये मग है, ये मग मुझे एक्सपोर्ट करना है, अपन इसके एग्जाम्पल के थ्रू आगे जाएंगे। अब ये मग मुझे कितने में पड़ रहा है, मुझे कितने में इसका प्रोक्योरमेंट हो रहा है, तो भैया मेरे को ये मान लो कि पड़ रहा है 60 रुपीज में, 60 रुपीज में। अब 60 रुपीज का मुझे मग पड़ा, वेरी गुड। अब कॉस्टिंग जब भी बनाने बैठो ना, तो मिनिमम आप अपने प्रोडक्ट का ऐसा कॉस्टिंग निकालो कि एटलीस्ट आपके पास एक सेट अमाउंट का, यानी कि 100 किलो का या 1000 किलो का या तो 5000 किलो का या तो फिर 10,000 किलो यानी 10 टन का या तो 15,000 किलो, ऐसे कॉस्टिंग निकाल के रखो। फिर क्या है कि उसको डिवाइड करना थोड़ा इजी रहेगा। पर पीस निकालना चाहोगे तो पर पीस लास्ट में निकालना है। पर प्रॉब्लम क्या होगा, क्योंकि शिपिंग का जैसे कॉस्ट आ जाता है, मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, तो वो सारे कॉस्टिंग फिर है ना, वो पर पीस निकालने में हालत खराब हो जाएगी। तो आपका प्रोडक्ट जिस मात्रा में सेल होता है, जिस क्वांटिटी में सेल होता है, तो कॉस्टिंग के लिए सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स से भी ऊपर एक पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि कितनी क्वांटिटी में यूजुअली प्रोडक्ट जाता है या कितनी क्वांटिटी के मल्टीपल्स में जाता है। यानी जरूरी नहीं कि हर बार ऑर्डर उसी क्वांटिटी में आए, पर हमें उसको कॉस्टिंग देने में थोड़ी सहूलियत हो जाए और हमें उस टाइम पे अच्छा खासा हम उसको ऑलमोस्ट फाइनल कॉस्टिंग निकाल सके पहली बार में। देखो, कॉस्टिंग में कैसा होता है कि जब आप पहला उसको कोटेशन भेजोगे तो उसमें लिखना है कि इट इज अप्रोक्सीमेशन। फिर जब आप फाइनल कॉस्टिंग मेरे को फाइनल डिटेल्स दोगे तो मैं तुमको फाइनल अलग से भेजूंगा, पर एक अप्रोक्सीमेशन हमेशा मेंशन करना होता है, ये ध्यान रखना। अब सबसे पहले कि कितनी, जैसे कि अगर पाउडर प्रोडक्ट्स है तो वही कितने किलो में जाता है, तो 50 किलो, 60 किलो, 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो, या फिर अगर आपका कोई ऐसे पीसीस है तो पर पीस, तो फिर ये 12 पीस, 15 पीस, 1 लाख पीस, 2 लाख पीस, व्हाटएवर। एक अप्रोक्सीमेट किस क्वांटिटी में आपके प्रोडक्ट जाते हैं वो आपको पहले जानना है और उस हिसाब से कॉस्टिंग निकालना है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो मेरे को ये मग पड़ रहा है 60 रुपए में, चलो तो पहले मैं 60 रुपीज के हिसाब से इसको गिनता हूँ, फिर सबको मल्टीप्लाई में 1000 पीस में लास्ट में कर दूंगा। 60 रुपए मेरा प्रोडक्ट का इसका कॉस्ट हुआ। अब मुझे ऑब्वियसली इसको पैकेजिंग करना पड़ेगा, लेबलिंग करना पड़ेगा, उसका भी तो खर्चा होगा। मान लो पैकेजिंग का डब्बा इसका 10 रुपए का आता है, कि इसको मैं एक बॉक्स में पैक कर रहा हूँ और उसको प्रिंटिंग करा के, तो वो प्रिंटिंग के साथ मेरे को 10 रुपए में डब्बा पड़ रहा है, तो 60 + 10 70 रुपए हो गए। अब क्योंकि ये कांच का है तो मुझे इसके अंदर थोड़ा कुछ स्टफिंग करना पड़ेगा, जैसे थर्मोकोल के पीस डाल दिए, या तो फिर मैंने पेपर का भूसा डाल दिया, या तो कुछ भी जो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से हो, तो उसका कॉस्टिंग आ गया। सब मिला के 10 रुपए में सब आ जाना चाहिए। लेबलिंग का कॉस्ट, अब स्टिकर 50 पैसे, 1 रुपए दे, 1 रुपए का जो भी पड़ रहा है वो भी ऐड करना है। तो भाई मैं मान लेता हूँ कि मेरे को बॉक्स, उसके अंदर का स्टफिंग और उसके साथ स्टिकर सब मिला के 10 रुपए में पड़ रहा है। तो पहला कॉस्ट हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स, दूसरा कॉस्ट हो गया पैकेजिंग एंड लेबलिंग। 2 पॉइंट समझ में आ गए। अब इसको, अब पैकेजिंग लेबलिंग में, हाँ पैकेजिंग लेबलिंग में ये भी ध्यान रख लेना कि इसका पैकेजिंग ठीक है, फिर ऐसे मान लो ऐसे 100 मग है तो 100 मग को एक बड़े कार्टन में रखोगे तो उसका पैकेजिंग भी देख लेना। तो हर एक छोटा कॉस्ट इंक्लूड होगा ना, तो आपको क्या बाद में प्रॉफिटेबिलिटी में कोई उंगली ना हो। ओके, ये 2 कॉस्ट निकाल लिए। अब इसको इनिशियली ऐसा तो है नहीं कि आपने, मोस्टली ऐसा नहीं होता है, कई बार ऐसा होता भी है कि प्रोड्यूस किया और इमीडिएटली एक्सपोर्ट नहीं करोगे, स्टोरेज करोगे।
तो स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग का खर्चा भी ऐड करना है जितना भी आपका आता है। अब जितने ड्यूरेशन के लिए फिर वो प्रोपोर्शनेटली आप दे सकते हो। मान लें आपने कि 20,000 किलो स्टोर किया हुआ है, उसमें से 10,000 किलो का ऑर्डर आया है और उसका स्टोरेज का कॉस्ट इतने महीने का इतना है, तो वो सब ऐड कर लेना। बट वो अब एज एन सिचुएशन के ऊपर होगा और इसी सिचुएशंस में कैसे वर्क करना है उसके लिए आपको पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए। मैं हमेशा इसलिए एम्फेसिस देता हूँ पर्सनल कंसल्टेंसी पे, क्योंकि जो बड़ी बड़ी मैक्रो बातें होती है ना, जेनेरिक बातें, वो तो हर कोई कर देता है। ये फोकट में इतना वीडियोस है, क्या बताऊँ आपको, इंटरनेट पे आपको भी पता होगा। पर जब वो माइक्रो छोटी छोटी चीज़ें आती है ना, तब वो पर्सनल कंसल्टेंसी बहुत कम आता है। एनी विच, तो ये हो गया पैकेजिंग, लेबलिंग और कॉस्ट ऑफ गुड्स। नेक्स्ट कॉस्टिंग जो अब आपको देखना है आफ्टर पैकेजिंग, लेबलिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, वो ये आएगा कि आपने इसके पीछे मार्केटिंग के एक्सपेंस कितना किया है, आपने इसके पीछे कुछ नॉलेज लिया है, कुछ कंसल्टेंसी ली है, तो उसका एक्सपेंस कितना किया है। पर ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिवाइड होगा, इसलिए इसका पूरा कॉस्ट पहले कंसाइनमेंट में मत डाल देना। देखो भाई, मैं बहुत स्पेसिफिक बातें कर रहा हूँ, तो इसका बहुत सोच समझ के इंप्लीमेंटेशन करना। ऐसा ना हो कि आपने पहले ट्रेड में ही आपने जितना भी मार्केटिंग का एक्सपेंस है वो सब पूरा डाल दिया, आपका कॉस्टिंग आसमान छू जाएगा। प्रोपोर्शनेट कि इतना मैंने एक्सपेंस किया है तो मेरे को कितने ऑर्डर्स मिलेंगे और उसमें इक्वली डिवाइड करो, तो इसका छोटा सा कॉस्ट ऐड होगा। मान लो कि मैंने मार्केटिंग और इन सब के पीछे 100 रुपए का खर्चा किया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने मार्केटिंग इन सब के पीछे 100 रुपए का खर्चा किया है। ये 100 रुपए का खर्चा मेरे को 6 महीने तक काम आने वाला है, तो 1 महीने का खर्चा कितना हुआ? तो 1 महीने का खर्चा मेरा अप्रोक्सीमेटली 16 रुपए जितना कुछ हुआ। तो मैं 70 रुपीज में था, मैंने 16 रुपए और ऐड कर दिए, तो भैया 70 प्लस 16 86 रुपीज मेरा इसका कॉस्टिंग आ गया। अब नेक्स्ट एक्सपेंस इसका क्या आएगा? नेक्स्ट एक्सपेंस मेरा इसका आएगा कि मुझे इसको कस्टम लोकल ट्रांसपोर्ट पहले करवाना पड़ेगा, फिर पोर्ट के ऊपर कस्टम क्लियरेंस करवाना पड़ेगा और उसके बाद शिपिंग करवाना पड़ेगा। तो लोकल ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा आता है ये आपको लोकल ट्रांसपोर्टर ही सबसे बेस्ट बता पाएगा। पर उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके गोडाउन या जहाँ से भी आप सप्लाई ले रहे हो, फिर वो पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी हो, वहाँ से लेके नज़दीकी पोर्ट तक का लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना आता है। ये लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा आपने एक बार ले लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा कि पोर्ट के ऊपर कस्टम क्लियरेंस का खर्चा कितना आता है। ये आपको कोई भी CHA बता देगा कि अप्रोक्सीमेट इतना खर्चा आएगा, ये पहले आपको बता देगा। अब इसमें एक और प्रैक्टिकल और हट के बात करता हूँ कि लोग ऐसा बोलते हैं CHA को कॉल करो रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं देते हैं। कोई फोकट का कोटेशन CHA यूजुअली नहीं देता है। 5 से CHA अलग अलग बात करनी पड़ेगी, तब जाके एक आध इंसान कोटेशन देगा। ये कोटेशन निकल जाता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? तो उसके बाद भैया नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपका शिपिंग का खर्चा कितना होगा। और इसका आपको बेस्ट एक वेबसाइट है जिसका नाम है कोगोपोर्ट, COGOPORT, उसमें आपको शिपिंग का अप्रोक्सीमेट रेट मिल जाएगा। कोई भी फॉरवर्डर दे उससे अच्छा ये कोगोपोर्ट पे रेट मिल जाएगा, COGOPORT। ये रेट ले लीजिए आपने। अब आपके पास ये खर्चा आ गया। अब इसके अलावा इंश्योरेंस का जो खर्चा होगा वो ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप तक का भेजने तक का खर्चा आ गया, यानी कि CIF एक इनकोटम होता है, कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट। ये हमने तीनों कवर कर ली। हमने कॉस्ट कवर किया, फ्रेट कवर किया और इंश्योरेंस कवर किया। यूजुअली इंटरनेशनल बिजनेस में 2 तरह के टर्म्स यूजुअली मोस्ट कॉमन यूज होते हैं, वो है CIF और FOB। FOB मतलब कि आपका फ्रेट का खर्चा नहीं आएगा, कस्टम क्लियरेंस करा के उसके शिप तक माल पहुंचाना है। और CIF मतलब कि इंश्योरेंस और सब लेकर उसके सामने वाले के पोर्ट तक पहुंचाना है। तो ये FOB और CIF दोनों रेट हमें बनाने पड़ेंगे, ठीक है। पर ऑलमोस्ट रास्ता सेम है। FOB में CIF में से 2 चीजें हटा दो तो वो FOB हो जाएगा, तो उसमें कुछ नया आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक का समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। इसके बाद आपको ये फैक्टर लोगों को आता है कि ये कॉस्टिंग तो हमारा निकल गया, फैक्टर आता है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना ऐड करें। अच्छा, उससे पहले एक और बात, GST को रिलेटेड बवाल आती है कि सर GST हमने कहीं पे किया हो तो इसमें इंक्लूड करना है, इसमें इंक्लूड नहीं करना है। क्योंकि GST को क्लेम करने के 2 तरीके हैं। पहला कि जब आप अगर एक्सपोर्ट के लिए गुड्स ले रहे हो तो आपको सप्लायर को पहले से बोल जाना कि भैया मैं एक्सपोर्ट के लिए गुड्स ले रहा हूँ, तो मेरे को तो वो आपको 0.1% का टोकन GST डाल के दे देगा। पर कंडीशन ये है कि आने वाले 90 दिन में आपको एक्सपोर्ट कर देना है। या तो फिर आपने गुड्स ले लिए, GST पे किया हुआ है, तो वो GST आपको रिबेट मिलेगा LUT के थ्रू, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के थ्रू। तो ये 2 प्रोसेस से आपको GST का रिफंड मिल जाएगा, तो उसका कॉस्टिंग ऐड नहीं करना है। पर मान लो आपने ये कुछ नहीं किया है, तो GST का कॉस्टिंग अपने गुड्स के कॉस्ट में ऐड कर दो, वो अलग से इनवॉइस में मेंशन नहीं करना है। इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शन में GST आपने अलग से पे किया है, ये मेंशन नहीं करना है। क्लियर? अब कॉस्टिंग हो गया, प्रॉफिट कितना ऐड करना है, इसके लिए सबसे सिंपल और सबसे बेहतरीन रास्ता है कि आप जो भी आपका टारगेट मार्केट है, वो टारगेट मार्केट में वहाँ के जो सप्लायर्स है वहाँ के जो होलसेलर्स है, वहाँ के जो रिटेलर्स हैं, उनका संपर्क करो, फेक इंक्वायरी करो
और फिर ये फेक इंक्वायरी करने के बाद, उनका संपर्क करने के बाद आप उनसे ऐसा बोलो जैसे कि खुद आप बायर हो और आपको उससे खरीदना है। ये कांटेक्ट कैसे करोगे? ईमेल पे? जी नहीं, पहले कॉल करके उसके बाद उससे ईमेल मंगवा लो तो आ जाएगा। इससे आपको वहां के टारगेट मार्केट का प्राइसिंग पता चल जाएगा। तो मैंने आज आपका एक और डाउट सॉल्व कर दिया कि टारगेट मार्केट का प्राइसिंग कैसे पता करेंगे। टारगेट मार्केट का प्राइसिंग इस तरह से पता करेंगे, वहां पे इंक्वायरी करके, इससे बढ़िया और कोई रास्ता नहीं है। पर इंक्वायरी जब वहां करो तो वहां रिटेलर से भी करो, होलसेलर से भी करो, क्योंकि होलसेलर का जो भी प्राइस होगा वो रिटेलर के प्राइस से कम होगा, और जो होलसेलर का प्राइस होगा जरूरी नहीं कि वो होलसेलर खुद इंपोर्टर हो, तो इंपोर्टर का प्राइस उससे भी कम होगा। तो एटलीस्ट हमें क्या है कि होलसेलर का प्राइस मिल गया एंड रिटेलर का प्राइस मिल गया, तो वो हमारा टॉप लिमिट हो गया, उससे ऊपर हम नहीं रख सकते, उससे नीचे रखना पड़ेगा। ठीक, अब आपका जो इंपोर्टर होगा उसको भी आप पूछोगे, जो भी वहां पे आपको इंक्वायरी डालोगे कि तुमको किस रेट में चाहिए। तो इससे फायदा क्या है कि होलसेलर के रेट से वो बहुत ज्यादा कम में बोल रहा है, तो इसका मतलब कि वो आपको उल्लू बना रहा है कि इतना कम रेट हो ही नहीं सकता। दूसरी बात कि आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन, अब जो बीच में जगह बची, जो आपका कॉस्टिंग है और जो होलसेलर का या वहां का जो इंपोर्टर प्राइस बोल रहा है उसके बीच में जो जगह बची, उसके बीच में आपको अपना प्रॉफिट डालना है, और ये प्रॉफिट आपका एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो मैंने आपको एक वीडियो में तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया कि प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से सेट करें, प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से सेट करना है। अब ये जो प्रोसेस है, प्रॉफिट कितना रखेगा ये आप डिसाइड नहीं करोगे, ये आपके सप्लायर और बायर डिसाइड करेंगे, क्योंकि सप्लायर जितना खर्चा डालेगा और बायर जितने मांगेगा उसके बीच में आपको अपना प्रॉफिट एडजस्ट करना है। दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जर्नी या कोई भी बिजनेस की जर्नी इस तरह से शुरू होती है कि जब आप शुरू करो तो इनिशियली कुछ ग्लिचेस आते हैं, इनिशियली शायद उतना प्रॉफिट नहीं मिलता है, पर अगर बिजनेस कंटिन्यूअसली करोगे, कॉन्स्टेंटली 1 कंसाइनमेंट, 2 कंसाइनमेंट, 3 कंसाइनमेंट, 4 कंसाइनमेंट करोगे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पहला कंसाइनमेंट लॉस में करो, पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पहला कंसाइनमेंट अगर जरूरत पड़ी तो नो प्रॉफिट नो लॉस में करो, कोई बात नहीं, सीखने तो मिला, सबसे बड़ा प्रॉफिट हो गया। हाँ, लॉस में मत करो, पर नो प्रॉफिट नो लॉस में भी अगर आपका कंटेनर जा रहा है या एकदम कम प्रॉफिट में जा रहा है तो पहला कंसाइनमेंट जाने दो, दूसरे कंसाइनमेंट में हमको सीखने मिलेगा, उससे कवर करेंगे, तीसरे हर एक बिजनेसमैन ऐसे ही बड़ा बनता है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये आपका कॉस्टिंग निकल चुका है। अब इसी चीज को पर्सनली आपके प्रोडक्ट के लिए अगर आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो अपना नंबर कमेंट में डालो, हमारी टीम के साथ जुड़ो और इंडिया में पहली बार पर्सनल कंसल्टेंसी का लाभ लो और एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन बनो। और भी ऐसे अच्छे नॉलेजेस मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आज के लिए इतना रखते हैं। कुछ भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि अच्छे अपडेट्स मिलते रहे। तो आज इतना रखते हैं, फिर वापस मिलेंगे। जय हिंद।